चलिए तो बिगिन करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर का सेकंड टॉपिक, लूपिंग। सो पाइथन में लूपिंग के वही तरीके हैं जो इससे पहले हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते आए हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। सो यहाँ पे हमारे पास लूप के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो है वाइल लूप, सेकंड है डू वाइल, और थर्ड मिलेगा फॉर लूप। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा, मैक्स यूज़, वो वाइल लूप ही होगा इसमें। सो लूपिंग में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो 3 स्टेप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। और पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन का, सेकंड स्टेप होता है कंडीशन का, एंड थर्ड स्टेप होता है स्टेप वैल्यू का, वैल्यू का आगे बढ़ाना या पीछे ले जाना। सो इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन से ही हमारा बनता है लूपिंग। सो चलिए बिगिन करते हैं। सो सबसे पहले 3 प्रोग्राम बनाएंगे, और 3 प्रोग्राम तीनों तरह के लूप के लिए, जहाँ पर हम वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप डिस्कस करेंगे। और जो तरीका आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिसीजन मेकिंग में देखा था इंडेंट का, तो यहाँ पर भी वही है। इंडेंट का ही यूज़ होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल के अंदर हैं, कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स डू वाइल के अंदर हैं, और कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपके फॉर लूप के अंदर हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल बनाया गया नंबर या फिर काउंटर। काउंटर को इनिशियलाइज किया गया 1 से, सॉरी सेमीकोलन नहीं, वाइल जब तक, या अगर मैं यहाँ पर अभी, वैसे तो पाइथन का प्री रिक्विजिट है कि पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बट फिर भी अगर मैं सिर्फ लगा दूँ इफ़ योर काउंटर इज इक्वल्स टू 1, काउंटर इज इक्वल्स टू 1। सो या फिर इफ़ काउंटर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर काउंटर की वैल्यू छोटी या बराबर है 10 के, सो कोलन साइन, एंटर, प्रिंट करें इस काउंटर की वैल्यू को, काउंटर कोलन साइन, ये डबल कोट्स में चाहिए मुझे पूरा, और कॉमा देके काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर दो, और फिर काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दो। सो आप पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पर हमने शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हम सिर्फ लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब है कि करंट वैल्यू ऑफ काउंटर को 1 से इंक्रीज़ कर दें। और ऑफ कोर्स पिछले प्रोग्राम में हमने प्रिंट बनाया था बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम का, तो वो पार्ट मैं यहाँ पे कंटिन्यू रखूँगा। इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है। सो ये ट्राई करेंगे इसको रेगुलर प्रैक्टिस पे रखना। ऑफ कोर्स ये सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम एक प्रॉपर डेवलपमेंट फेज पे काम करते हैं तो ऐसा बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम और एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट के तौर पे ना रखते हुए कमेंट्स में ज़रूर रखते हैं। ऑफ कोर्स हम कमेंट्स में ज़रूर बनाते हैं, और वैसे भी जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन और कमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती हैं। सो बिगिन करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, BOP से प्रिंट होगी लाइंस, काउंटर की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर चेक होगा कि क्या काउंटर की वैल्यू लेस देन है 10 से, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। काउंटर की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 हो जाएगी, और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम। यही तो इसका पैटर्न होगा। चलिए देखते हैं। ये लूप नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अभी मैं लूप में नहीं पहुंचा हूँ। ओके, यहाँ पर एरर आया है। सो एरर कह रहा है एट्रीब्यूट एरर, ट्रैक, ट्रेस बैक, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, देन सेल इन सो एंड सो। जिस लाइन पर एरर मिला है उस लाइन को यहाँ पे पॉइंट किया गया है। दरअसल यहाँ पे कॉमा आना था और मैंने मिस्टेकनली डॉट लगा दिया है। सो यहाँ से कॉमा
हम लगाएंगे डॉट की जगह, और एक बार अब फिर से रन करते हैं। सो बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, काउंटर की वैल्यू 1, एंड ऑफ प्रोग्राम, ये इस तरह से रन हो गया, और ख़त्म होने पर काउंटर की वैल्यू थी 2। बट अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि काउंटर की वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहे जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। सो बेसिकली हमें इस प्रोग्राम को जंप करवाना है। जंप कहाँ पे? बैक टू कंडीशन पार्ट। हमें इसको कंडीशन पार्ट में इसको कंडीशन तक हमें दोबारा जंप करवाना है कि वो दोबारा कंडीशन पे चला जाए, वो दोबारा जंप करके कंडीशन पे चला जाए। काउंटर की वैल्यू मिलेगी 2 इज़ लेस देन 10, यस, प्रिंट करे, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ करे और फिर जंप करके दोबारा कंडीशन पे चला जाए। काउंटर की वैल्यू 3 मिलेगी, 3 प्रिंट हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होके 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर से जंप स्टेटमेंट मिलेगी, वो जंप करके बैक पे दोबारा इफ़ स्टेटमेंट पे चला जाए। फिर से कंडीशन मिलेगी, इस बार वैल्यू मिलेगी 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, यस, 4 प्रिंट होगा, 4 इंक्रीज़ होके 5 हो जाएगा। फिर से वो बैक करेगा, चलता रहेगा जब तक 10 से अबव नहीं हो जाता। लेकिन इस बैक स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें सिर्फ इफ़ को रिप्लेस कर देना है वाइल से। वाइल का मतलब ही होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स वाइल के अंदर लिखी गई हैं, जो भी कंडीशन और जो भी स्टेटमेंट इनसाइड वाइल हैं, वो बार बार तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू मिलेगी। मतलब वाइल का बिहेवियर है कि वो अपने अंदर लिखी स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद दोबारा इफ़ चेक करता है, दोबारा अपनी कंडीशन चेक करता है। मतलब जंप करके दोबारा वाइल अपने पास वापस आ जाता है, एक सर्कल चलाता है, एक साइकिल चलाता है। मतलब वाइल से स्टार्ट हुआ, प्रिंट हुआ और अगेन बैक, वाइल से स्टार्ट हुआ, प्रिंट हुआ एंड अगेन बैक। अब जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो अपने अंदर लिखी स्टेटमेंट्स को रन नहीं कर पाएगा और बेसिकली वो अपने इस साइक्लिक एग्जीक्यूशन को ख़त्म करके नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। सो इस टास्क को करने के लिए हमने यूज़ किया है वाइल का। चलिए अब रन करते हैं, और इस तरह से वाइल ने स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने 1 दी थी, और वो एग्जीक्यूट होता रहा। हमने अगर इनिशियल वैल्यू को चेंज करके कर दिया 5, तो वो 5 से बिगिन करके 10 तक चलेगा। अगर हमने इनिशियल वैल्यू कर दी 9, सो 9 और 10 चलेगा। अगर हमने इनिशियल वैल्यू ही 10 कर दी तो सिर्फ वो 10 ही डिस्प्ले करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 10 का कंडीशन है। और अगर हमने वैल्यू कर दी बड़ी, सो वो पहली बार ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा और कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब पहले वाइल कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो अगले स्टेटमेंट को, अपने इनर स्टेटमेंट्स को रन करेगा और नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। तो ये कहलाता है वाइल लूप का एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। चलिए अब नेक्स्ट लूप समझते हैं। नेक्स्ट लूप जो है वो है फॉर लूप। अब पाइथन का फॉर लूप और जो इससे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी हैं उनके फॉर लूप में डिफरेंस है। यहाँ पर फॉर लूप दरअसल रिप्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस के इटरेशन को। हम लोग आगे चल के बनाएंगे सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस के इटरेशन को सपोर्ट करता है फॉर लूप। बट अभी एग्जाम्पल और उसका सिंटैक्स समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा फॉर, या फिर हमने सबसे पहले यूज़र से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करी, स्ट्रिंग इक्वल्स टू इनपुट, और हमने कह दिया है एंटर सम टेक्स्ट। सो यहाँ पे यूज़र कुछ टेक्स्ट टाइप करेगा और टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम उसे लेटर बाय लेटर डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस। सो फॉर हमने लिखा यहाँ पे कैरेक्टर इन स्ट्रिंग।
So for each character in string, so char यहाँ पर एक वेरिएबल है, string भी यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह यूज़ किया है. सो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है और वेरिएबल का नाम कैसे यूज़ कर रहे हैं, बट आप भी जानते हैं कि पाइथन में कोई एक्सप्लिसिट मतलब हमारे पास कोई भी एक्सप्लिसिट वेरिएबल्स के लिए डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब इम्प्लिसिटली इम्प्लीमेंट हो जाता है. बट कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इन सब के सामने वी लगा देता हूँ. वी स्ट्रिंग वी कैर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल स्ट्रिंग, ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह का. सो वी स्ट्रिंग और वी वेरिएबल के थ्रू हमने इनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना आए. अब वी स्ट्रिंग फॉर ईच करेक्टर इन वी स्ट्रिंग, सो इसको मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ. हम बेसिकली इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉर ईच कैर इन स्ट्रिंग. अब ये स्ट्रिंग दरअसल एक सीक्वेंस है, कैर एक टेम्पररी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है. अब यहाँ पर स्टेटमेंट चलेगी, कोलन के बाद आपको इंडेंट मिल ही जाएगा. हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर कैर, जो भी यूज़र ने लिखा है कैरेक्टर वो प्रिंट होता रहेगा और इसी तरह से लूप चलता रहेगा और जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो कैर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले होता रहेगा वी कैर. चलिए तो बिगिन करते हैं. तो पिछले प्रोग्राम से थोड़ा सा कॉपी कर लूँ मैं, बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम और एंड ऑफ प्रोग्राम को, और फिर इसको रन करते हैं. बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम एंड एंड ऑफ प्रोग्राम. चलिए तो बिगिन करते हैं. सो एंटर सम टेक्स्ट, हमने लाइक लिख दिया पाइथन एंड एंटर. सो एक एक करेक्टर हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ, मतलब बेसिकली उसने इसको एज अ सीक्वेंस ट्रीट किया, सीक्वेंस से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और फिर लाइन बाय लाइन उसे प्रिंट करते रहे. सो कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ हमारा फॉर लूप. सेम इसी तरह से हम अगर मल्टीपल वर्ड्स की स्ट्रिंग भी लिख देते हैं, लाइक हमने क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिख दिया है कोलैब फॉर पाइथन, कोलैब फॉर पाइथन एंड एंटर. सो कोलैब स्पेस फॉर स्पेस, स्पेस भी दरअसल एक करेक्टर ही होता है. सो यहाँ पे मेंशन किया गया कोलैब फॉर पाइथन. तो कुछ इस तरह से हमारा ये फॉर लूप इम्प्लीमेंट हुआ. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं. इसी में ही हम लोग जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक है, इसी में ही अगला आता है डू वाइल लूप. सो डू वाइल लूप के लिए डू और वाइल, वाइल तो फिर भी एक कीवर्ड है हमारे पाइथन में, बट डू ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है. सो बेसिकली हम इसको डू वाइल लूप को बनाने के लिए जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ होता है, हम जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे वाइल और इफ़ के कॉम्बिनेशन से. सो इसके थ्रू हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं. मतलब डू वाइल को समझने से पहले हमें ब्रेकिंग स्टेटमेंट या कहें जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करना होगा कि जब लूप से बाहर आना हो तो कैसे प्रोसीड करें. सो नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं आगे, और ये तरीका, ये कोड हम अपना रहे हैं ब्रेक को समझने के लिए. सो ब्रेक्स को समझने के लिए अभी हम लोग ये कोड बनाएंगे. सो अब हमने यहाँ पर अप्रोच स्टार्ट किया और इसमें लिखा गया एक नंबर, या नंबर की ज़रूरत एग्जैक्टली पड़ेगी. हमने लिखा नंबर इक्वल्स टू 1. अब हमने लिखा वाइल. अब वाइल का मतलब आप सभी समझ चुके हैं कि वाइल पे लिखी स्टेटमेंट मतलब मल्टीपल टाइम्स रन होंगी. सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया वाइल और ट्रू. सो ये बन गया बेसिकली इनफाइनाइट वाइल ट्रू. अब वाइल तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, कभी फॉल्स होगा ही नहीं. और अगर मैंने इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखकर प्ले बटन क्लिक कर दिया तो आपका ये ब्राउज़र हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो चलता रहेगा इनफाइनाइट. फाइनली आप उसको एंड करने के लिए यहाँ पर जो क्रॉस बटन होगा उसको क्लिक करेंगे या फिर ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे, लेकिन आप प्रोग्राम को क्लोज़ ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएंगे.
सो इसके लिए हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा गया नंबर कोलन साइन कॉमा नंबर। अब इसके बाद हमने प्लेस कर दी इफ स्टेटमेंट, मतलब वाइल के अंदर इफ वैल्यू ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11, मतलब जैसे ही ग्रेटर देन 10 होती है या जैसे ही 11 होती है, अगर नंबर की वैल्यू 11 है तो हमने यहाँ पर अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज़ करी जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि जिस भी इंडेंट के अंदर इस ब्रेक को लिखा गया है या ये ब्रेक जिस भी वाइल के इंडेंट को बिलोंग करता है, हो सकता है 2 वाइल हो तो किसी ना किसी एक के अंदर लिखा गया होगा। सो ये ब्रेक जिस वाइल को बिलोंग करता है वो वाइल लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स टू टर्मिनेट द पेरेंट लूप, इसका जो पेरेंट लूप है उसको ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट का। सो लूप तब तक चलता रहेगा फाइन जब तक 11 नहीं हो जाता। अब 11 कब होगा? सो आप इस इफ़ से बाहर आएँ, अब व्यू करिए, इफ़ का इंडेंट आपके इस पोजीशन से है, अगर मैं इसी पोजीशन के अंदर लिखता हूँ तो इफ़ के अंदर ही माना जाऊंगा, बट मुझे वाइल के अंदर लिखना है तो मुझे इस लाइन को फॉलो करना होगा। सो हमने लिखा नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब नंबर को 1 से इंक्रीज कर दो। सो जब आप प्रैक्टिस करें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर इफ़ के अंदर लिखा गया तो आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। हमें इफ़ के अंदर नहीं, हमें वाइल के अंदर लिखना है। सो प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है इंक्रीज बाय 1। चलिए एंड ऑफ प्रोग्राम और बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम को ज़रा कॉपी कर लें। अभी भी थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, अभी थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा तो शायद हर प्रोग्राम में पहले यही नहीं स्टेटमेंट्स को लिखूँगा, एंड ऑफ प्रोग्राम एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, फिर एक्चुअल स्टेटमेंट्स की तरफ आया करेंगे। चलिए तो रन करते हैं इसको और प्ले। सो व्यू करिए, बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, नंबर 1 2 3 4 5, जैसे ही 11 प्रिंट हुआ, लाइक 11 क्यों आया? क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा चला, वाइल ट्रू यस यस ही प्रोनाउंस होगा, नंबर प्रिंट करो दैट इज़ 1। इफ़ वाइल इज इक्वल्स टू 11, क्या नंबर की वैल्यू 11 है? इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 11, क्या नंबर की वैल्यू 11 है? फॉल्स। फॉल्स नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ तो क्या हुआ? नंबर 1 से इंक्रीज हुआ, 2 बन गया, और 2 बनते ही अब क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो दोबारा वाइल पे गया, वाइल में कंडीशन चेक करी और वाइल कहला है ट्रू, मीन्स एक ओपन डोर की तरह है। अगर हम दोबारा वाइल पे आते हैं तो कोई डोर क्लोज नहीं है, डोर ओपन है, हम फ्रीली अंदर एंटर कर जाएंगे। 2 प्रिंट किया, क्या 2 की वैल्यू 11 है? नहीं, 2 को 1 से इंक्रीज करके बना दिया 3। वाइल पे गए, डोर इज़ ऑलरेडी ओपनड, नंबर 3 को प्रिंट किया, क्या नंबर की वैल्यू 3 है? नहीं, नंबर को 1 से इंक्रीज करके 4 5 6 ऐसे चलते रहे, और जैसे ही हम पहुँचे 11 पे, पहले 11 प्रिंट हुआ, फिर चेक हुआ क्या नंबर की वैल्यू 11 है? यस इट इज़। सो ब्रेक, ब्रेक मीन्स अब इस लूप से बाहर आ जाओ, अब इसके अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, इस लूप से बाहर जंप करके आ जाओ। इसी वजह से ब्रेक को कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट कम्स अंडर जंपिंग स्टेटमेंट। सो ये कुछ इस तरह से रहा, और इस पैटर्न को कहते हैं डू वाइल। डू दिस एक्शन वाइल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 11, जब तक 11 के बराबर नहीं है। वंस इट इज 11, ब्रेक करके लूप से हम बाहर आ जाएंगे। सो कुछ आउटपुट हमें वैसे ही मिल रहा है, बट इसको हमने प्रॉपरली डू वाइल से नहीं बनाया है क्योंकि पाइथन में डू वाइल का सिंटैक्स नहीं है।
पाइथन की लूपिंग में एक और स्टेटमेंट सपोर्ट करता है जिसको हम कहते हैं वाइल विद एल्स, फॉर विद एल्स, मतलब लूप के साथ एल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। दरअसल ये पार्ट ऑफ लूप कहलाता है और हर बार रन होगा, भले कंडीशन वाइल की ट्रू हो या फॉल्स हो, फॉर लूप का कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बट हर बार लूप जब ख़त्म होगा सो ख़त्म होने पर वो एल्स पार्ट को रन करेगा। दरअसल वो ऐसा पार्ट है जो कंफर्म है लूप के साथ रन होना, लेकिन एंड में, लूप का एंड। सो एग्जाम्पल एक बार प्लेस करते हैं, तो पहले लिख दें लूप विद एल्स। चलिए समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा यूज़ में मेरे तो आज तक नहीं आया है, बट प्रोग्रामिंग का पार्ट है, कभी भी यूज़ हो सकता है। लाइक हमने बना दिया नंबर इक्वल्स टू 1, फिर हमने यहाँ पे लिखा वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कोलन साइन प्रिंट। इस बार हमने प्रिंट नहीं किया, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ प्रोग्राम में, एक सम ले लिया, सम की इनिशियल वैल्यू 0, और हमने कहा जब तक नंबर लेस देन या 10 है, सम इक्वल्स टू करंट वैल्यू ऑफ सम प्लस 10। सो दरअसल आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सम मतलब हम 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ का सम करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट में लिख देता हूँ मैं और फिर उसको समझते हैं। हम दरअसल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते करते 10 तक प्लस करेंगे और इसका रिज़ल्ट रख देंगे सम पे। अब जितनी बार भी लूप चलेगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है सम के अंदर। सो फाइनली हमें डिस्प्ले करना है, फाइनली वी नीड टू प्रिंट सम, और फाइनली वी नीड टू प्रिंट सम, और फाइनली का यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एल्स के साथ, क्योंकि एल्स ने कंफर्म है कि रन होना ही होना है। जब लूप ख़त्म होगा तो वो एल्स की तरफ जंप करेगा। सो एल्स में हम लोग उस स्टेटमेंट को लिख देंगे जो प्रोग्राम के एंड में हमें रन करनी है। मतलब हमने यहाँ पे जाके लिखा लूप के इंडेंट पर एल्स प्रिंट जब ये काम ख़त्म हो जाए। सो प्रिंट, और प्रिंट क्या करना है, सम कोलन साइन सम। चलिए तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो एंड ऑफ प्रोग्राम एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। और ये रहा एंड ऑफ प्रोग्राम। सो वैसे तो लूप से बाहर आके भी वो स्टेटमेंट रन कर सकते थे। सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, ये वो स्टेटमेंट है जो लूप के बाद हमें एग्जीक्यूट करनी ही है। भले लूप रन हुआ, मतलब लूप एक बार भी रन नहीं हुआ या मल्टीपल टाइम्स रन हुआ, उससे कोई मैटर नहीं है। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू एंड ऑफ द लूप। सो स्टार्ट करते हैं। सो सी, ये प्रोग्राम हो गया इनफाइनाइट। BOP के बाद कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूशन देखें, नीचे चलता जा रहा है। एग्जीक्यूशन 14 सेकेंड, 15 सेकेंड, 16 सेकेंड्स। रीज़न, क्योंकि मैं नंबर को इंक्रीज़ करना भूल गया, मैं एल्स में ही उलझा रह गया और नंबर को इंक्रीज़ नहीं किया। सो प्रोग्राम अब यहाँ से क्लोज़ करेंगे। नंबर को सम में जोड़ने के बाद नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, और पॉज करके फिर से रन करना पड़ेगा। स्टार्ट रन टाइम, रीस्टार्ट एंड अगेन प्ले। सो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आया 100। ऑफ कोर्स 1 से लेके 10 तक को आप प्लस कर दें तो फाइनली आपका आउटपुट 100 ही जनरेट होगा। और साथ ही साथ जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो बेसिकली स्टेटमेंट को डिस्प्ले किया है एल्स ने।
अब अगर हम नंबर की वैल्यू को कर दें 11, सो नंबर की वैल्यू है 11, सम की वैल्यू है 0, नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, फॉल्स नहीं, सो लूप रन ही नहीं हो पाया, वो एल्स में आएगा ही आएगा भले ट्रू हो या ना हो, और प्रिंट कर देगा सम की वैल्यू, आउटपुट आ जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू सम की है 0 और आपकी कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, उसने फाइनली एल्स में आना ही था, और कंटिन्यू. सो एंड पार्ट ऑफ लूप when irrespective of whether loop is executed how many times doesn't matter, this is the end part of the loop which is written inside else. यह है इसका रूल.